मित्रों, पिछले एक साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये सब का फ्री एनुअल कंपाइलेशन में पढ़ा रहा हूँ अंडर द विन 23 सीरीज। इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी हमने मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, शेयर मार्केट, ये सब देख लिया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो 22 तारीख बुधवार को रात 9 बजे होगा, उसमें ये बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, ये सब हम देखने वाले हैं कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम क्या है और सब चीज़ें। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक फ्री लेक्चर हुआ, ऐसे सभी बड़े बड़े टीचर्स के, सारे टॉप एजुकेटर्स के सारे फ्री लेक्चर्स हो रहे हैं। ये पूरा मार्च 19 से 22 तारीख तक का इनिशिएटिव है, जिसको हम कह रहे हैं संकल्प महोत्सव, जहाँ न सिर्फ मैं बल्कि बाकी अनअकैडमी के बड़े टीचर्स जैसे सुदर्शन सर, मधुकर सर, प्रतीक सर, सिद्धार्थ अरोरा सर, सुनील सर, मुदित सर, महिपाल सर, आरती मैम एंड मैनी अदर टॉप एजुकेटर्स, सबके अलग अलग फ्री ऐसे क्लासेस होने वाले हैं। चाहे इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सी सेट, करंट अफेयर्स वगैरह। और ये 4 दिन के अंदर जो फ्री स्पेशल क्लासेस होंगे, उसमें ऐसा भी होगा कि बीच बीच के अंदर क्लास में क्विज होगी। उसमें भी जो लोग अच्छे नंबर लाएंगे तो उनको कुछ अमेजोन के गिफ्ट वाउचर मिले, ऐसी भी सब सिस्टम है। रजिस्टर करने के लिए फ्री लिंक नीचे दिया है, कूपन कोड यूज़ करें monal.org। साथ ही साथ मार्च 26 2023 को अन अकेडमी की ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, जिसके अंदर ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं और ऑफलाइन भी अलग अलग शहरों में देख सकते हैं, दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना एंड पुणे। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। इसका भी कूपन कोड वही है monal.org। दूसरी चीज़ है मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर खुद में ही आधे पौने घंटे का टॉपिक है, तो वो थियरी हम ऑलरेडी फुल क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसमें नया ऑब्जर्वेशन क्या है? कुछ नहीं है। मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स के आसपास होता है। तो 2022 में क्या सीन रहा? तो लेटेस्ट इकोनॉमिक्स है, हाँ वो 5 टाइम्स के आसपास है, अराउंड 5.1 5.2 के आसपास हो रहा है, मतलब कोई खास फर्क उसमें आया नहीं है। सो व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट? अब आप समझो इसमें एमसीक्यू ट्रिकी बनाना तो क्या हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दिया जाए कि आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी परस्यू कर रही है टू फाइट इन्फ्लेशन इन 2022, करेक्ट। दूसरा कि मनी मल्टीप्लायर में ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है, तो गलत हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही रहा है, 5.1 5.2 के आसपास। दैट इज वन थिंग। रेपो रेट के अपडेट मैंने आपको बताया। उसके बाद और क्या है? तो बाकी जितने भी टूल्स थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर कि ये जो भी मॉरल सुएशन एंड ऑल दोस, उसमें कुछ नया अपडेट है नहीं, जो हम ऑलरेडी पढ़ नहीं चुके। आगे का मुद्दा है कि ये सब गरीब लोगों को भी लोन मिलने चाहिए, उसके लिए आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स होते हैं। उसमें बात क्या होती है? बैंक वाले जो भी पैसा घुमा रहे हैं उसका 40% फार्मर्स, वीकर सेक्शन, स्मॉल इंडस्ट्री, उसको जाना चाहिए। ये सब भी हम पढ़ चुके हैं और उसमें भी नए अपडेट्स क्या है वो अभी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ट्राई दिस क्वेश्चन। इनमें से कितने किस्म के बैंकों को रिजर्व बैंक के ये पीएसएल नॉर्म्स, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानकों का अनुपालन करना होता है? हाउ मेनी ऑफ दिस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स ऑफ आरबीआई? पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एक्सिस, आईसीआईसीआई, फॉरेन बैंक इन इंडिया जैसे वो एचएसबीसी, ऐसे सब सिटी बैंक, और पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह। सो ओनली वन ऑफ दिस बैंक्स हैव टू कंप्लाई विद पीएसएल। इनमें से सिर्फ दो बैंकों को ही मानना होता है, इनमें से 3 जात के बैंकों को मानना होता है, या फिर कि चारों के चारों जात के बैंकों को मानना होता है। तो यहाँ पर भी, या ऑप्शन ही आप स्किप भी कर सकते हैं आपको नहीं पता तो इधर आपकी वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है इन 3 2 1 स्टार्ट। परिधि, कुणाल, प्रांजल, ऋचा, ब्रिजेश, सौरभ, साहिल, दीपक, रेनोबा, रिजवान, साक्षी, रोहन, प्रशांत, जय, तुषार, सिद्धार्थ, एकलव्य, हर्षित, मनीष, अंकित, शिवम, प्रगति, शुभज्योति, शशांक, यशवंत, संजय, लोकेश, निकिता, प्रतीक, तान्या, विनोद, ये सब लोग। फिर अली, शरीफ, अभिषेक, एस्पायरेंट, आशीष, दर्शन, मनी, पलाश, अनुराग, आरुषि एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, ये जो नॉर्म है, इंडिया के सरकारी बैंकों को लगते हैं करेक्ट, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लगते हैं करेक्ट, एंड फॉरेन बैंक्स इन इंडिया जैसे एचएसबीसी वगैरह उनको भी लगते हैं करेक्ट। उनके परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं पर उनको भी मानना तो पड़ता है। तो फर्स्ट 3 आर करेक्ट। जो चौथा है पेमेंट बैंक, भाई पेमेंट बैंक को किसी को लोन देने की
अलाउ ही नहीं है तो तंबूरे का वो पीएसएल किसी को करेगा? देन दे आर नॉट अलाउड टू इवन गिव लोन्स टू एनीवन। और ऐसा यूपीएससी एमसीक्यू पहले भी पूछ चुका है। एक बार कुछ पूछा था, पेमेंट बैंक कैन गिव क्रेडिट कार्ड और नॉट, तो भाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो पेमेंट बैंक है, वो किसी को लोन नहीं दे सकता। क्रेडिट कार्ड इज वन टाइप ऑफ लोन। तो जब है ही नहीं तो किधर से मानेगा वो? सो पेमेंट बैंक पीएसएल नहीं करेगा, तो ओनली 3 ऑफ दिस बैंक्स, 1, 2 एंड 3, दिस इज करेक्ट। 50% लोगों ने करेक्ट किया, बहुत बधाई। 30% लोग बी में अटक गए, मतलब वो ऐसे तुक्के मार रहे होंगे कि फॉरेन बैंक्स को नहीं लगता होगा और इनको लगता होगा, वट एवर। सो अगेन देखिए, ये अभी क्लास में करीब 3000 पीपल आर प्रेजेंट, जिसके अंदर 50% लोग इसको करेक्ट कर रहे हैं। असल एग्जाम होगी उसके अंदर तो 5 लाख लोग बैठेंगे, उसके अंदर हो सकता है 30,000 पब्लिक सीरियस तैयारी करके आ रही है। एवरी सच सिली मिस्टेक वो आपको नुकसान कर सकती। कुछ लोग यहाँ पर तुक्के फूके मारते, पर वो टेक्निक पहले काम करती थी, पेयरिंग वाले में वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो अननेसेसरी नीड नॉट पुट टू मच ऑफ दिस गैस मास्टरगिरी। खैर मैं वापस आता हूँ, ये हम क्यों पढ़ रहे। तो बात ये थी कि एसबीआई को जितने वो 100 रुपए लोन में घुमा रहे थे, उसका 40% उसने ये प्रायोरिटी सेक्टर जैसे फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस, वीकर सेक्शन, उसको देना है। अगर वो नहीं दे पाता, सपोज दे वर रिक्वायर्ड टू, सपोज एसबीआई हैड टू गिव 40 करोड़ रुपीज इन दिस लोन्स, बट एसबीआई कुड गिव ओनली 32 करोड़, तो शॉर्टफॉल होगा, उसका शॉर्टफॉल होगा कितना, 8 करोड़। तो 8 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग डिपॉजिट करने होंगे जगह पे। जैसे नाबार्ड नाम की एक संस्था है, उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। उसी तरह सिडबी, एक्सिम बैंक, मुद्रा, उनके अलग अलग फंड होते हैं, उसमें उसने इन्वेस्ट करना होगा। कौन से फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो आरबीआई तय करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्हाट आर दोज एग्जैक्ट नॉर्म्स, विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट। ये सब तो चल ही रहा था। लेटेस्ट बजट में नया क्या बोला, उसने एक नया फंड बनवाया है कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक नया फंड बनाएगी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये पीएसएल शॉर्टफॉल का कुछ पैसा बैंकों ने इसमें डालना होगा, और इसकी मदद से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, अमरूद, हृदय, वो सब भी जितने स्कीम चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया जाए। हाउ मच मनी विल गो, हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क, वो सब ऑपरेशनल गाइडलाइंस आना बाकी, और आ भी जाए तो भी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। हमको एमसीक्यू में फैक्ट कितने याद रहते हैं, 3। पहला, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है बजट में। दूसरा, नेशनल हाउसिंग बैंक चलाएगा। तीसरा, इसको पैसा मिलेगा पीएसएल शॉर्टफॉल से। खत्म। तो मैं वापस आऊं, ये हम लोग सेकंड नंबर का हैंडआउट अभी देख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट हैंडआउट मतलब पेज 12 तक खत्म कर दिया था। अभी हम हैंडआउट नंबर 2 में जा रहे हैं। ये फ्री में सब आपके लर्न ऐप पे मैंने अपलोड किया। तो ये शुरू हो रहा है पेज 13 से। उसके अंदर भी शुरुआत में मैंने आपको सब लिखा होगा कि इससे पहले वाले सीरीज में जो पढ़ा है उसमें से कौन कौन सी चीजों को इग्नोर करना है, रेड कलर वाली। अब जैसे, वैसे तो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन मैं बोल के बताऊं तो आपके दिल को तसल्ली मिलेगी। यहाँ बोल दिया था, इन्वर्टेड यील्ड कर्व, नेगेटिव बॉन्ड यील्ड, 2020 से पहले की सब मॉनेटरी पॉलिसी वो दी थी मैंने 2020 में। अब मैंने इसको रेड हाईलाइट किया है, इसका मतलब कि इसको अब आप इग्नोर करो, इतना हॉट एंड हैपनिंग नहीं है। एनहांस रेपो रेट फॉर रिवर्स रेपो रेट फॉर सर्टेन कैटेगरी, वो सब अब आउटडेटेड चीज़ है, उसको भी नहीं देखेंगे। फिर हैंडआउट के अंदर पेज नंबर 15 पे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है वगैरह वो हम पढ़ चुके हैं, वो तो सिर्फ मेंटल वार्म अप के लिए वहां पर दिया है। उसके बाद ये है, सब हमने देखा कि मनी सप्लाई M3 का सीन क्या था। सो दिस इज पेज नंबर 1515 ऑफ योर फ्री हैंडआउट। कि मैंने आपको बताया कैसे M3 का ग्रोथ पहले से कम हो रहा है, और मनी मल्टीप्लायर था अराउंड 5 के आसपास ही वो घूम रहा है, नॉट मच चेंज वगैरह। एक और चीज ये थी, सपोज यू है 1 लाख रुपी सैलरी, तो क्या 1 लाख रुपी बैंक में रखोगे? नहीं, आप उसमें से हो सकता है कि 10,000 रुपी हाथ में रखोगे। यू विल कीप सम मनी इन योर हैंड। वाई? 3 कारण हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन मोटिव, रोज दूध खरीदना है और वो दूध वाला सर यूपीआई भीम नहीं करता है। प्रिकॉशनरी मोटिव, आपको लगता है कोरोना वापस आ जाएगा और ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन का मेरे को कैश में देना होगा, पैसा ब्लैक से खरीदना होगा, सो यू विल कीप सम मनी, उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, आपको कोई बंगला खरीदना है जिसका प्राइस सामने वाली पार्टी बोले 5 करोड़, लेकिन आपको लगता है थोड़े दिन रुक जाऊंगा वो लाइन पे आ जाएगा, 2 करोड़ में मुझे दे देगा, सो यू आर कीपिंग द कैश, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करना है। सो फॉर दिस 3 पर्पज पीपल कीप कैश विद देमसेल्व्स। अब इसमें समझो कि प्रिकॉशनरी मोटिव से पहले जनता 100 रुपए रखती हो, फिर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगा,
तो वॉर हो जाएगा तो कुछ लोग को लगेगा कि नहीं अभी और प्रॉब्लम आ सकती है, तो इट इज पॉसिबल कि वो 120 रुपीज रखना शुरू करें। सो टेम्पररीली नॉट परमानेंट, अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए, चंद समय के लिए प्रिकॉशनरी होल्डिंग्स ज्यादा बढ़ गई, इसलिए जनता के पास जो कैश था वो बढ़ गया क्योंकि उन्होंने बैंकों से विड्रॉ किया होगा। ऐसा 2 लाइन का ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था और मैंने आपको 2 लाइन में बता दिया था, दिस मैटर इज ओवर। उसके बाद पेज 16 पर मैंने आपको बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी 2 कैसे काम करती है, फिर सीआरआर को बढ़ाया गया 4.5 किया, वो भी मैंने आपको बताया। सो दैट इज पेज 16। फिर बाकी जो टूल्स थे रेपो वगैरह वो मैंने आपको बताया। फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर वो भी मैंने आपको बताया, पेज 18 पर है, और इसका फ्लोर सीलिंग वो भी मैंने थियरी आपको समझाई। उसके बाद ये जो पीएसएल शॉर्टफॉल का पैसा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जाएगा वो मैंने आपको बताया। सो दिस इज पेज 20, क्योंकि दिल की तसल्ली के लिए कि हम सब पढ़ रहे हैं और वो खत्म किया, दैट्स इट। अब उसके बाद जो चीजें हैं वो समझते हैं। तो मैं वापस आऊं, सो अप टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नोट्स मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है कि पूरे साल मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेंड क्या था, तो कुछ नहीं भाई, पहले 4% था रेपो रेट, उसको बढ़ा के कितना किया 6.50, दैट इज द ट्रेंड। लेकिन फिर भी महंगाई टाइम पर काबू नहीं आई और उस पर इकोनॉमिक सर्वे ने सब इधर उधर की लंबी लंबी बातें की, दैट इज द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ अवर लेक्चर। मैंने आपके हैंडआउट में भी एक ग्राफ दिया है, कॉपीड फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर 2 लाइन है, सिर्फ आप ब्लू लाइन को फोकस करो। ब्लू लाइन जो कि हमको दिखाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आप जानते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मतलब महंगाई दर को रिजर्व बैंक ने 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ के अंदर आप देखो यहाँ पर 2% है और मैं एक लाइन खींच दूँ, और ऊपर लिखा है 6% और मैं एक लाइन खींच दूँ, तो इसके बीच रहे तब तक ठीक है, इसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए। बट इफ यू लुक ए क्लोजली एट द ग्राफ, तो इसको जूम इन नहीं करता, सीधा ही रखें। फरवरी 2022 से वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस का कुछ शुरुआत होता है, ब्लू लाइन को फॉलो करना, 6% से ऊपर चलेगी और फिर वो अक्टूबर नवंबर तक 6% के ऊपर ही रही, ये पूरा समय काल। अब रोज दिल्ली में रहते तो शायद उसको इम्यूनिटी हो गया, मैं तो बहुत टाइम बाद गया तो मेरी तो इम्यूनिटी नहीं होगी, मुझे खांसी हो गई और मिट्टी नहीं रही। एनीवेज, so the point is from almost January February to November, more than 9 months जो अपना इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहा, मतलब आरबीआई अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, उसका टारगेट फेल माना जाता है जब भी वो 9 मंथ से ज्यादा टारगेट के बाहर रहता है। तो इस पर आरबीआई को आप क्या करें, मतलब शक्तिकांता दास को नौकरी से निकाल देंगे, उसको रिजाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा है कि इफ ही कैन नॉट कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन दिस रेंज, तो इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उन्होंने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजना होता है कि क्यों हम फेल हो गए और फ्यूचर में हम क्या क्या डिसीजन लेंगे इसको ठीक करने के लिए। हाँ, तो ऐसा सब वो चल रहा है। अब वो रिपोर्ट भेजेंगे या भेज दिया है, न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं हमको आप दिखाओ, तो ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी चलती है। देन व्हाट हैपन, लगभग नवंबर महीने के आसपास, नवंबर 2022 में इन्फ्लेशन आप वापस देखो 6% से नीचे आ गया थोड़ा। तो इकोनॉमिक्स सारे मतलब आहा आनंद आनंद हो गया और घी दूध की नदियां बह रही है और बहुत महान हो गया है सब, ऐसा बोल के इसने 3-4 पेज इसी पे डिवोट किए। मतलब सर्वे जो 500 पेज का है और आपको लगता है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है नहीं, जो उसको बोलना था जो हमको समझना था वो ये है कि यस दिस वाज द ट्रेंड। अब यहाँ पर आरबीआई अपनी कॉलर खड़ा कर देगा कि भाई मैंने ये सब किया है क्योंकि मैंने सीआरआर को 4% से बढ़ा के 450 किया,
रेपो रेट को 4% से बढ़ा के 650 किया, एज अ रिजल्ट लोन महंगे हो गए, पब्लिक ने शॉपिंग कम की और महंगाई काबू में आ गई। इसके साथ जुड़े दो टर्म्स चर्चा में रहे, सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। देखिए स्पेलिंग आप समझो, एक होता है ये लैंडिंग जहां पर ई है, इसका मतलब क्या, कर्जा देना, और एक होता है ये लैंडिंग, प्लेन को नीचे एयरपोर्ट पे उतारना। तो देर आर टू टर्म्स, सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। ये क्या कहना चाहता है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ सिंगल ईयर। एक साल में अपने देश में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका कुल अंतिम बाजार मूल्य है, उसको जीडीपी बोलते हैं। सिंपल भाषा में कहना हो तो एक साल में कितना उत्पादन हुआ, हाउ मच प्रोडक्शन। सपोज लास्ट ईयर 200 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, इस साल 220 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। अब वो सी सेट वगैरह आपको पता ना, देखिए 100 से अगर 110 होता तो मैं बोलता 10%, तो 200 से बढ़ के अगर 220 हुआ तो वही बात है 10%। सो 10% इज द जीडीपी ग्रोथ रेट। ऐसा हर साल कुछ ना कुछ आते रहता है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें क्या बोला हम देखेंगे, पर वो पिलर 4C है, अभी हम वहां से दूर है, अभी हम लोग पिलर 1 में। सो आई वाज सेइंग, इन्फ्लेशन से लड़ना था आरबीआई को, तो उसने लोन महंगे करवाए, लोन महंगे हुए तो पब्लिक ने शॉपिंग कम कर दिया। शॉपिंग पब्लिक कम करेगी तो कंपनियां नए नए जो भी कार्स बनाती थी, मोबाइल बनाती थी, उसने प्रोडक्शन कम कर दिया। प्रोडक्शन कम करेंगे तो स्वाभाविक है, ये ऐसी बात है कि फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। यानी कि इफ यू इंक्रीज द लोन इंटरेस्ट देन इट इज इनएविटेबल कि जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी। तो ये तो होना ही है। वेरी सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, लेकिन अब थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसके वास्ते करके वो रिदम नहीं टूटनी चाहिए, आज पढ़ के खत्म करते हैं। हाँ, तो महंगाई से लड़ना है तो यू विल मेक द लोन्स एक्सपेंसिव। 18% था, 25%, 36% लोन महंगे करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी गिरना चाहिए, 6%, 5%, 3%। लेकिन वो जो गिर रहा है तो मतलब सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा क्रैश हो गया। क्योंकि अगर बहुत जल्दी से आप लोन महंगे करेंगे कि 18, 25 और 36, तो जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से गिर जाएगा कि 6% का सीधा 3% हो जाए। ये ऐसा कि स्पाइडरमैन ऊपर से नीचे कूदे लेकिन इतना तेजी से कूदे कि उसका पैर ही टूट जाए, तो इसको हम कहेंगे हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग कब होता है, जब आप बहुत तेजी से अपने लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं इकोनॉमी में, सो देन इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ है देयर विल बी हार्ड लैंडिंग। अब यहां से एक एमसीक्यू ट्राई करो। आप ये तो जानते हैं कि महंगाई से लड़ना है तो रिजर्व बैंक अपने नीति ब्याज दर, पॉलिसी रेट, जिसको हम रेपो रेट भी कहते हैं, उसको वो बढ़ाएगा। ऐसा ही अमेरिका, यूरोप, सबके सेंट्रल बैंक करते होंगे। तो प्रश्न ये है, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन विच ऑफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीज इस पॉलिसी रेट बाय द लोवेस्ट परसेंटेज। वो ऐसा कह रहा है, किसी ने 5% किया होगा, किसी ने 3% किया होगा, किसी ने 2% किया होगा, हर एक ने अपना रेपो रेट महंगा किया होगा, तो किसने सबसे कम महंगा किया, यूएस फेडरल रिजर्व ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, या भारत के आरबीआई ने। मैंने आपको नहीं पढ़ा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या आप तुक्का भी मार सकते हैं, आपकी मर्जी है। योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ। हरमीत, प्रणीत, आकाश, पुष्पेंद्र, यागिनी, शीतल, अंशु, अंजलि, तमन्ना,
कार्तिकेय, अंकित, हिमांशी, जहीदा, शिल्पा, विकास, अभिषेक, केतन, दर्शन, रेणुबा, अंकित, अनुभव, ये सब लोग। फिर अली, अभिषेक, एस्पायरेंट, मनी, आशीष, अनुराग, ऋषभ, छवि, शिल्पा, एकता एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से टेबल कॉपी किया है मैंने। तो उसका ये कहना है कि 2022 में, और उसका खुद का डेटा है वो अप्रैल से दिसंबर तक का है, अपन उसको एक्सपांड भी करो तो आगे पीछे कुछ जवाब जो हम बना रहे वही बने, कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने जो भी लोन इंटरेस्ट रेट होंगे, मान लीजिए पहले हो 2% और फिर बढ़ा के किया हो 6.25, तो उसकी बढ़ोतरी 4.25% थी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बाय दिस मच, बैंक ऑफ इंडिया ने बाय दिस मच, और भारत के आरबीआई ने बाय दिस मच ड्यूरिंग 2022। तो आप सोचो कि ये बाकी लोग जो होशियारी मारने में बहुत जल्दी उन्होंने लोन महंगे किए, तो उनका क्या होगा, हार्ड लैंडिंग होगा, वो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगा और उसकी टांग टूट जाएगी। तो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे इंसिन्यूएट कर रहा है, वो ऐसा जता रहा है कि देखो वो सब कर रहे हैं लेकिन उनका सब खराब होने वाला है। भारत की आरबीआई लोन महंगे कर रही है, बट वाइल कीपिंग अवर ग्रोथ प्रायोरिटीज इन ऑर्डर, कि वो ये भी नहीं चाहती कि बहुत जीडीपी ग्रोथ खराब हो जाए, इसलिए जो रेपो महंगा किया, बट बाय 2.25%। दैट इज द ऑब्जर्वेशन। तो अपना प्रश्न ये था कि विच सेंट्रल बैंक इंक्रीज द पॉलिसी रेट बाय लोएस्ट परसेंटेज आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन। तो जवाब क्या है, इंडिया का आरबीआई। नीड नॉट वरी इसमें जवाब गलत हुआ हो तो, हमको जो समझना था वो ये थीम पे था कि हाँ भारत के अंदर आरबीआई बहुत ज्यादा क्यों लोन महंगा नहीं कर देता। दिस इज द रीजन, बिकॉज वी डोंट वांट टू डू हार्ड लैंडिंग। हम स्पाइडरमैन का पैर नहीं तोड़ना चाहते, वी वांट टू डू सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये बात सही है कि रेपो महंगा करेंगे तो ग्रोथ रेट गिरेगा, अपन बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाए, इसलिए ऐसा सॉफ्ट लैंडिंग हम कर रहे हैं। ये सब करने के बाद भी हमने देखा कि मोर देन 9 मंथ्स के लिए तो इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रहा। तो ऐसा क्यों? उसके 3-4 कारण तो आपको पहले से पता है। मॉनसून नहीं आया तो आरबीआई क्या करे, महंगाई आरबीआई थोड़ी काबू में रख सकती है। अगर ऑनियन की पैदावार कम होगी तो आरबीआई क्या करे, राइट? ये ओपेक कार्टेल और सऊदी अरब वगैरह अपने ऑयल प्राइस महंगे कर देता, आरबीआई क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, जिसके चलते सब्जी टमाटर विलेज से शहर तक आने के बीच में उसके रोड में खराब हो जाए तो आरबीआई क्या करे। भारत में बिजनेस करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो, जिसके चलते प्रोडक्शन न बढ़ रहा हो तो आरबीआई क्या करे। विजय माल्या टाइप और ये नीरव मोदी टाइप स्कैम में पैसा लेके भाग जाए तो आरबीआई क्या करे। ऑफकोर्स उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी जो करप्शन कुछ हो गया तो देन हाउ कैन द इन्फ्लेशन कंट्रोल कैन हैपन। सो दीज आर मेनी रीजंस। इसमें नए रीजंस जो जानने लायक नए ऐड हुए, एक तो फैट टैपरिंग, वैसे हमने पढ़ ही लिया था लेकिन रिकैप करते। दूसरा है ब्लैक स्वान इवेंट और दूसरा है कैंटिलोन इफेक्ट। सो सिंपल 3 थिंग्स वी विल सी। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एजिंग। अब वैसे मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछले साल की फ्री सीरीज में, लेकिन तब ये जो चार्ट या इंफोग्राफिक्स है ये इतना अफलातून नहीं था। अब अफलातून कैसे हो गया, पिछले साल आलस कर रहे थे, इस साल मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। पिछले साल मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं था, इस साल मेरे पता चला ऐसा एक अलग जात का सॉफ्टवेयर भी आता। बेसिकली जो ये फोटो दिख रहे हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड कैनवा, जो मुझे पता नहीं था ऐसी भी चीज होती है। अब वो मुझे पता चली तो मैं इसको अच्छा बना पाया। हाँ तो बात ऐसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो बैक टू 2020 जब कोरोना था। कोरोना के बाद अमेरिकन इकोनॉमी को वापस खड़ा करना है तो लोन को सस्ता करना पड़ेगा। तो उनकी सेंट्रल बैंक मतलब यूएस फेडरल रिजर्व उसने अपने लोन इंटरेस्ट रेट कम किए होंगे। मान लीजिए वहां पर लोन इंटरेस्ट रेट चलाओ 16% और फिर हो जाए कि 7%, ऐसी बात है। तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेंगे कि वहां से पैसा लोन में लेंगे और इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब आप पूछेंगे पर वो ऐसा क्यों करेगा। आप समझिए, अगर मैं एक फॉरेनर, अब मैं एक अमेरिकन व्यक्ति हूँ, मुझे अमेरिका में 5% ब्याज पे लोन मिल रहा है,
इंडिया के शेयर मार्केट में मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ और मुझे अगर 15% प्रॉफिट हो रहा है, कैसा हो सकता है, जब 2020 में हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं उस समय कोरोना था, तो फार्मा सेक्टर, फिर आईटी सेक्टर, इसके कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत बढ़ रहे थे। तो आप आंख बंद कर भी कोई भी कंपनी का शेयर खरीद लो, या 1000 रुपये में खरीदा तो कल वो 1500 रुपये हो जाए, ऐसा सब बहुत तेजी से शेयर मार्केट चल रहा है। सो यू विल बी इन प्रॉफिट एज अ फॉरेन इन्वेस्टर ड्यूरिंग दिस फेज। अगर आप अमेरिका से पैसा लेके इंडिया में आए तो आपको बहुत प्रॉफिट होता था। तो ये जो जमाना था जब अमेरिकन आरबीआई, आपको वो आरबीआई नहीं है पर आपको आसानी से विजुलाइज हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो जो ये कर रही थी, सस्ते लोन बांट रही थी, उस चीज को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब वो सस्ते लोन बांट रही थी, सस्ते लोन कैसे बांटती होगी, उसने रेपो कम किया होगा, सीआरआर कम किया होगा वगैरह। इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, ये सब फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिका से लोन में पैसा ले आके इंडिया में ला रहे थे। इससे इंडिया की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगी। तो पहला तो इम्पैक्ट ये होगा, इंडिया का शेयर मार्केट और ऊपर जाएगा। शेयर मार्केट एक ऐसा सांड है, उसको आप जितना खास खिलाओगे वो उतना ऊपर मोटा हो जाएगा। 1000 रुपए का शेयर है, मैं 1200 में खरीदूं तो प्राइस बढ़ गया 1200, आपको लगे ये तो और जाएगा, आप 1500 में ले लो, फिर कोई 1700 में ले। सो शेयर मार्केट विल गो अप। सो इंडियन शेयर मार्केट बिकेम बुलिश ड्यूरिंग 2020 बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब ऐसा हो रहा है तो ये फॉरेनर्स भारत में पैसा लेके आ रहे हैं। वो कौन सा पैसा लेके आ रहे हैं, डॉलर करेंसी, और फिर वो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करके इंडिया की कंपनियों के शेयर खरीद रहे थे। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और आप जानते हैं जो भी चीज का सप्लाई बढ़ता है वो चीज सस्ता हो जाता है। सो डॉलर सस्ता हो गया मतलब वीक हो गया। पहले $1 जो 75 रुपीज में मिलता था वो सस्ता हो गया 70 रुपये में मिल गया। मैं ये बात कर रहा हूँ 2020 की, अभी की नहीं। और साथ ही साथ ये सब स्टार्टअप कंपनी, फार्मा कंपनी, आईटी कंपनी में ढेर सारा ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जिसके चलते वो भी अपना प्रोडक्शन एक्सपांड करना है, तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए। सो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एजिंग इन इंडिया। अभी क्या चल रहा है, हम बात करें 2022 की, रशिया यूक्रेन वॉर चालू होता है, तो उधर से हम जो पोटाश फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते थे वो सब सप्लाई डिसरप्ट हो गया, महंगा हो गया। क्रूड ऑयल वैसे सऊदी अरब वगैरह अपन वो भी सब नहीं, तो वॉर एंड अनसर्टेन हम भी भाव बढ़ा देते, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करते। तो बाहर से हम जो चीज़ें मंगाते थे वो सब महंगी हो गई, तो महंगा हो जाएगा चीज़ें। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। अब समझो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है, कंपनी खरीदती है तो उसका उत्पाद खर्च, लागत खर्च, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है। तो या तो वो प्रोडक्शन कम करेगा या उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, वो भी बाहर जो एक्सपोर्ट करता है वो भी कम हो जाएगा। तो यानी इंडियन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होगा। तो ये जो भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आए और अलग अलग कंपनियों में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, वो क्या सोचे, नहीं नहीं अब मजा नहीं आएगा, ये सब कंपनियां पहले जितना प्रॉफिट नहीं कर पाएंगी, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, मुझे उतना रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी कंपनियों के डिविडेंड मिलने थे या कंपनियों के शेयर प्राइस ऊपर जाने थे अच्छे प्रॉफिट के रिपोर्ट के बाद, तो सब बोल क्या बोले, भागो इधर से। सो दे विल पुल आउट देयर मनी। अब जब भी ये अगेन शेयर मार्केट ऐसा है, अगर आप अपना पैसा निकाल लोगे और लॉस में चीजें बेच के भागो, सपोज 1800 का शेयर है, आप लॉस में 17 के में तो भागो, वरना है तो 1600 का हो जाएगा, तो मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन, जिसको हम कहते हैं बियरिश मार्केट। तो ऐसा 2022 सब चला, और इस पे इकोनॉमिक सर्वे नहीं नहीं तो 20-25 पन्ने इधर उधर उसी में डिवोट किया कि ये सब हुआ है। अब वापस आते हैं, ये जो महंगाई भारत में है तो अमेरिका में भी होगी, क्योंकि अमेरिका को भी तो यही चीजें चाहिए होती। तो अब सोचो अमेरिका में 2022 में बहुत महंगाई है, और महंगाई से लड़ना है तो उनकी सेंट्रल बैंक क्या करेगी, अपना रेपो रेट बढ़ा दे, अपना सीआरआर बढ़ा दे, जो भी जो हमने आगे स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि कैसे यूएस फेडरल रिजर्व ने 2022 में अपना जो भी पॉलिसी रेट या रेपो रेट था उसको बाय 4.25% इंक्रीज कर दिया। अब ऐसी स्थिति में एक तो दो प्रॉब्लम है, भारत का शेयर मार्केट, लेट मी जूम इन, जो पहले मान लीजिए आप आंख बंद करके भी कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते थे 2020 में और आपको 15% प्रॉफिट होता, उसकी जगह आपकी 4%, और उसमें भी अदानी शेयर मार्केट स्कैम हुआ और मार्केट गिर जाए तो बिना लेन देन के आपने जो पैसा डाला वो भी नीचे गिर जाए। सो नाउ द फॉरेन इन्वेस्टर बिगिन टू पैनिक। तो वो क्या सोचे, मैं वापस चला जाता हूँ अपना पैसा लेके, और मैं अमेरिका में, अब क्योंकि वहाँ लोन इंटरेस्ट अराउंड 8% हुए होंगे, तो उस तरह से बैंकों की डिपॉजिट इंटरेस्ट भी थोड़े बढ़ जाएंगे, थोड़े बॉन्ड के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। सो देन दे विल थिंक कि मैं वापस अपना पैसा उधर ले जाता हूँ। ये सब कैसे होता है, वो पिलर 1C में हम बॉन्ड यील्ड और
पिलर 3A में हम पढ़ेंगे करेंसी एक्सचेंज के साथ। सो बेसिकली दे आर पुलिंग आउट द मनी फ्रॉम इंडिया। अब जो वो अपना पैसा लेके भाग रहा है, आई विल पुल आउट द मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट एंड आई विल रिटर्न बैक टू यूएसए। तो फॉरेन इन्वेस्टर जब ऐसा करेगा तो तीन बातें हो सकती। लेट मी जूम इन। अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने ये जो काम किया उसको हम क्या कहते हैं, यूएस फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग क्या है कि जहां पर महंगाई से लड़ने के लिए उनकी सेंट्रल बैंक लोन्स को महंगा कर रहा है, उस पूरी क्रिया को हम कहते हैं फेड टेपरिंग। टेपरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोन इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को ऐसे करेगा कि जैसे आपको लगे कि मनी सप्लाई कम हो रहा है, यानी ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो आप कहेंगे टेपर हो रहा है, तो फेड टेपरिंग। खैर, सो इट विल रिजल्ट इनटू थ्री थिंग्स। पहला, भारत का शेयर मार्केट गिर जाए, क्योंकि ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं, लॉस में भी बेच के भाग रहे हैं, तो शेयर मार्केट गिर जाए। दूसरा, क्योंकि वो अपना डॉलर लेके एग्जिट कर रहा है, यानी इंडिया के अंदर जो डॉलर्स आते थे उन डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, द सप्लाई ऑफ डॉलर विल डिक्रीज। तो जो भी चीज का सप्लाई कम होता है वो महंगी हो जाती है। तो पहले डॉलर मान लीजिए 75 के मिलते हो, वो 80 रुपीज के हो जाए, तो डॉलर विल बिकम एक्सपेंसिव इन इंडिया। इसके बारे में पिलर 3A में और हम पढ़ेंगे। और उसके चलते बाहर से हम जो भी और क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो पहले से महंगा हो जाए, पाम ऑयल वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं वो भी महंगा हो जाए, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में और हम पिलर 4 में समझेंगे। सो दिस इज द इम्पैक्ट। अब ऐसी स्थिति में समझो तो यूएस फेड टेपरिंग के चलते भारत में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो स्वाभाविक है फिर आरबीआई किधर से उसको काबू में करेगी, 2 to 6% में चीजों को रखो, उससे नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा, सो व्हाई आरबीआई कुड नॉट कंट्रोल द इन्फ्लेशन, उसका एक कारण मैंने आपको बताया, फेड टेपरिंग। इकोनॉमिक सर्वे जो नया है उसका चैप्टर 1 की शुरुआत ही वो इधर से इसके आसपास ही करता है कि हमारी इकोनॉमी तो सब ठीक है, ये तो बाहर वालों के चलते हमको ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान क्या है? काला हंस। वो ऐसा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके चलते इकोनॉमी को अचानक से बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। जैसा एक एग्जांपल की ये कोरोना क्राइसिस, और उसके बाद अचानक से शेयर मार्केट गिर गया। ऑफकोर्स उसके बाद वापस खड़ा भी होता है क्योंकि फार्मा और आईटी सेक्टर में लोगों ने दे दनादन पैसा इन्वेस्ट किया, बट इनिशियली जो भी लॉस हुआ। फिर अभी की ये अदानी का जो स्कैम है, ऐसी बात चली, और उसके बाद आप देखिए अचानक से धड़ाम से बहुत ज्यादा पैसा आपका लॉस हो जाए कि आपने अदानी में बहुत सब सोच के पैसा डाला और वो सब 100 रुपए की चीज 40 रुपए की हो जाए। तो ये सब है ब्लैक स्वान इवेंट्स। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया कि ऐसी अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट होगी तो ये एफपीआई वाले जो काफी डरपोक होते हैं, छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज पे वो भाग जाते हैं। इवन इन केस ऑफ अदानी वाले में आप देखें कि वो बहुत जल्दी भाग जाएंगे, वो हम पिलर 1C में देखें। इसके चलते इट विल कॉज मैसिव लॉस टू ओवर इंडियन इकोनॉमी, शेयर मार्केट एक्सेट्रा, ऐसा आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में पाया। तो ब्लैक स्वान इवेंट, अब वो भी असल में 2 लाइन का ही मुद्दा है, हैंड आउट मेरी आराम से पढ़ लेना। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट।